हर वो इंसान जो अपना करियर बनाना चाहता है एज एन एक्टर इंडस्ट्री में, उसके लिए डायरेक्शन की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा मैं आज के इस एपिसोड में। इसके अलावा वो इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुनाऊंगा कि कैसे मुझे मेरा पहला काम मिला था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, झूठ बोलकर। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम। मेरा एज अ डायरेक्टर ये मानना है कि एवरी एक्टर इज अ डायरेक्टर ऑफ हिज ओन कैरेक्टर। जी हां, एक बार कहानी की ब्रीफ किसी एक्टर को मिल जाती है, उसके बाद उसके कैरेक्टर का डायरेक्टर वो एक्टर ही बन जाता है। और ये तब होगा जब एक्टर उस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा सोचेगा, डिटेलिंग के बारे में और भी ध्यान देगा। ऐसा करने पे कभी कभी कैरेक्टर के कुछ अनूठे अंग को वो निकाल के लाएगा जिसके बारे में डायरेक्टर ने भी कभी नहीं सोचा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पीके फिल्म याद है आपको? क्या आपको पता है कि पीके फिल्म में पीके जो भोजपुरी में बात करता है, इनिशियली कहानी जब कंसीव हुई थी तो उसमें राजकुमार हिरानी ने उस कैरेक्टर को राजस्थानी या हिंदी में बात करते हुए ही सोचा था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेकिन जब ये कहानी आमिर खान को सुनाई गई तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके कैरेक्टर का किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करना जरूरी है, क्योंकि कहानी में बाकी सभी कैरेक्टर राजस्थानी में बात कर रहे हैं तो उनका कैरेक्टर अंडरलाइन या ज्यादा अच्छे तरीके से तब दिखेगा जब वो किसी और लैंग्वेज में बात करेगा। उनका यह भी मानना था कि कहानी के अंडरकरेंट कॉमेडी को और भी बेहतर तरीके से तब प्रेजेंट किया जा सकेगा जब उनका कैरेक्टर भोजपुरी में बात करेगा। अच्छा। और उन्होंने ये चीज डायरेक्टर से शेयर की। डायरेक्टर ने उनके इस सजेशन को एक्सेप्ट किया और उसके बाद पीके का कैरेक्टर कैसा बनकर के निकला वो सबको पता। हम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। यानी वो जो मून पे जाते हैं? एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल प्लेस है। अच्छा, ओके, तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन पहले। नहीं, अर्थ तो अच्छा है ही, उसके अलावा। अरे अर्थ की तो लुल्ली बजी हुई है। अब आपकी लुल्ली ना बजे एज एन एक्टर, इसके लिए मैं ऐसे 4 टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप ये श्योर कर देंगे कि जब भी आपको एक्टिंग करने का मौका मिले टेलीविजन या फिल्मों में, आप अपना बेस्ट देंगे। इसके साथ ही आप मेरे बात को भी सही साबित कर देंगे कि एक एक्टर अपने कैरेक्टर का डायरेक्टर होता है। मैं आपको बताने वाला था कि मुझे पहला काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे मिला था, झूठ बोल करके। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आज से 20 साल पहले की। ये वीडियो कोई गलती से नहीं आया है, बल्कि इसी एपिसोड के एंड में ये कहानी मैंने सुनाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए अब जानते हैं ऐसे 4 टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके एक एक्टर अपने कैरेक्टर का अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने स्क्रिप्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़े, कम से कम 3-4 बार पढ़े ही पढ़े। आप देखेंगे कि आप जितनी बार स्क्रिप्ट को बारीकी से पढ़ेंगे आपको नए नए आइडियाज आएंगे। अब आपके लिए जरूरी यह है कि आप अपने ये आइडियाज स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान डायरेक्टर से शेयर करें। स्क्रिप्ट रीडिंग क्या होती है उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। मैं इस वीडियो का लिंक इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपके लिए एज एन एक्टर ये जरूरी है कि आप स्क्रिप्ट रीडिंग पे पूरी तैयारी के साथ जाएं और अपने आइडियाज डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करें। एज एक्टर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा शॉट लगा है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीन कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि इजाज खान मुझसे ये पूछ रहे थे कि शॉट कहां से शुरू होने वाला है। इस डिस्कशन के बाद इजाज बिल्कुल क्लियर हो गए कि शॉट फ्लाइट टेक ऑफ के बाद ही शुरू होगा। अब वो कंटिन्यूटी का वो जैकेट पहनना नहीं चाह रहे थे जो कंटिन्यूटी में उन्हें पहनने के लिए किसी असिस्टेंट ने कहा था। अब उन्हें जैकेट पहनने की जरूरत नहीं थी और वो ऐसा इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि फ्लाइट के अंदर एक सीक्वेंस एक्शन का भी होगा और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे एक्शन जैकेट पहन के करने में। और फाइनली इजाज ने बिना जैकेट एक्शन सीक्वेंस शूट किए जो कि सुपर्ब शूट हुआ। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक्टर इजाज खान एज अ डायरेक्टर अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रहे थे। मूड फ्लो का ध्यान नहीं रखना ये एक कॉमन गलती है जो अक्सर एक्टर करते हैं। एक्शन।
एक और अच्छा हो सकता है, थोड़ा टीचर वाला जोन से बाहर जा रहे हैं बहुत। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस शॉट को कट किया क्योंकि एक्टर ने अपने कैरेक्टर के मूड को नहीं पकड़ा था। मैंने उनको ये याद दिलाया कि रात के सीन में आपका पति से बहुत झगड़ा हुआ था, तो इस सीन में उस सीन का हैंगओवर आपको रखना चाहिए। वो इस सीन में बड़ा कैजुअली अपने पति से बात कर रही थी, जो मुझे सही नहीं लगा। फाइनली उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शन को समझा और कैरेक्टर के मूड के अकॉर्डिंग सीन को इनैक्ट किया और सीन बहुत ही खूबसूरत निकला। यहां एक लर्निंग आप सभी एक्टर के लिए भी है। आप सभी एक्टर जब भी कोई सीन इनैक्ट करने जाएं, उसके पहले उस सीन के बारे में एज अ डायरेक्टर सोचे कि उस सीन में आपके कैरेक्टर का मूड क्या होगा। इसका बेस्ट तरीका यह है कि जब भी कोई सीन आप इनैक्ट करें, उसके पहले के 2 सीन कम से कम और उसके बाद के 2 सीन कम से कम जरूर पढ़ें। इससे आपके कैरेक्टर का मूड आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाएगा और आप अपना बेस्ट शॉट दे पाएंगे। कंटिन्यूटी का ध्यान। दरअसल फिल्म और टेलीविजन में एक ही लाइन को बार बार इनैक्ट कराया जाता है हर एक एक्टर से अलग अलग शॉट्स में। एक्टर के लिए जरूरी यह है कि जब भी वो एक्ट करे, उसकी एक्टिविटी सेम ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा अब समझ में आया गलती क्या है। अच्छा अब समझ में आया गलती क्या है। कट। आपने देखा गलती क्या है। पहली बार क्लोज में मैंने इस बोतल को लेफ्ट हैंड से उठाया था और दूसरी बार वाइड में इसी बोतल को मैंने राइट हैंड से उठाया था। देखते हैं इस जर्क का क्या असर पड़ता है एडिटिंग पर। तो सबसे पहले हम क्लोज शॉट लगाएंगे और उसके बाद उसे मैच करते हुए वाइड शॉट लगाएंगे और दोनों शॉट लीनियर में लगाकर अब हम वीडियो प्ले करके देखेंगे कि क्या गलती हुई है। अच्छा अब समझ में आया गलती क्या है। देखा आपने, वीडियो में अब जर्क नजर आ रहा है। अब इस गलती को सुधारने के लिए एडिट को फिर से करते हैं और इस बार पहले वाइड शॉट और बाद में क्लोज शॉट लगाएंगे। अच्छा अब समझ में आया गलती क्या है। देखा, इस वीडियो में भी जर्क था और यह जर्क कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। यह जर्क इसलिए हुआ क्योंकि एक एक्टर ने एक्टिंग के दौरान अपनी कंटिन्यूटी को ध्यान में नहीं रखा। हालांकि इस चीज का ध्यान रखने के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देकर के चीजें समझाएगा भी। लेकिन एज एन एक्टर अगर आप खुद से याद रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो हो सकता है कि कभी कभी आपकी एक्टिंग प्लास्टिक सी, नकली सी हो जाएगी। आप इस चीज को ज्यादा ध्यान रखते हुए एक्ट करेंगे कि अरे मुझे तो इस समय ऐसे करना है और उस समय ऐसे करना है। इससे आपके कैरेक्टर पे आपका ध्यान कम रहेगा और आपकी एक्टिविटी पे ज्यादा, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर कोई एक्टर इस तरह की गलती बार बार करेगा तो हो सकता है कि डायरेक्टर उस एक्टर को अगली बार कास्ट ही ना करे, ये सोच करके कि वो एक्टर फिल्म या टेलीविजन की एक्टिंग के लिए अभी रेडी नहीं है। तो जरूरी है एक एक्टर के लिए कि उसे अपने कंटिन्यूटी को याद रखना होगा कि इनैक्टमेंट करते समय उसने क्या चीजें कैसे की थी। इसका बेस्ट तरीका यह है कि जब भी आपको मौका मिले आप अपने मोबाइल में खुद की एक्टिंग को रिकॉर्ड करें। सेम लाइन को दिन में 3-4 बार अलग अलग समय पे रिकॉर्ड करें और देखिए कि क्या आपकी एक्टिंग में सेम चीज सेम तरीके से हो रही है या फिर कुछ अलग है। आप देखेंगे, आप जितना इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्टिंग में निखार आएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को बड़ा नेचुरल बना देगा कि कंटिन्यूटी को याद रखना है। तो यहां पर प्रैक्टिस आपकी मदद करेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और मेक श्योर कीजिए अगली बार जब भी आपको मौका मिले आपका कंटिन्यूटी। एक एक्टर के लिए डायरेक्शन की नॉलेज कितनी जरूरी होती है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बड़े एक्टर्स एक्टिंग का काम करने के पहले असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, आमिर खान सबने एज एन असिस्टेंट काम किया है एक्टिंग का करियर शुरू करने के पहले। चलिए अब डायरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं तो सोचा थोड़ा डायरेक्टर के जैसे सधज के आ जाओ। मस्ती मजाक साइड में, मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बताने वाला था कि मुझे पहला काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे मिला था, झूठ बोल करके। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आज से 20 साल पहले की है। तब मैं मुंबई आया था अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके और मैं मुंबई से पुणे जाने वाला था सिम्बायोसिस में MBA की पढ़ाई के लिए। मैं पुणे जब जाने वाला था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और उस दौरान ट्रांजिट में मुंबई में रुका हुआ था गोरेगांव में, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलता रहता था कि यार मेरे घर से 100 मीटर दूरी पे पता नहीं संजय लीला बंसारी किसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, राकेश रोशन क्या कर रहे होंगे। तो मुझे लगता था यार ये लोग इतने नज़दीक है और मैं क्यों नहीं इनसे मिल पा रहा हूँ, क्यों नहीं कुछ कर पा रहा। तो इसलिए ये अंदर की आग को दबा नहीं पाया और मैंने
बेसिकली बिना किसी को बताए हुए अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया, काम ढूंढना शुरू कर दिया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं फिल्म सिटी गया स्ट्रगल करने के लिए, और फिल्म सिटी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वहाँ जो जो इंसिडेंट्स हुए उसके बारे में भी कभी बताऊंगा। तो खैर फिल्म सिटी से मुझे पता चला कामत क्लब के बारे में। मलाड वेस्ट में एक जगह थी उन दिनों जहाँ पे बालाजी एज अ स्टूडियो काम करती थी, वहाँ पे बहुत सारी सीरियल का शूटिंग चलता रहता था, तो मुझे पता चला उसके बारे में। तो मैं बालाजी कामत क्लब पहुँच गया। कामत क्लब में जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा तो वॉचमैन ने मुझे रोक दिया। कहाँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मुझे लगा सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता, तो बोला अरे ऐसे कैसे जा सकते, किसी से मीटिंग है? मैंने बोला नहीं मीटिंग तो नहीं है किसी से। वॉचमैन ने बोला आप बैठो यहाँ पे। और मैं भी एक ज़िद्दी आदमी की तरह उन दिनों कुछ 20-21 साल का रहा हूँगा, तो मैं भी बाहर बैठा रहता था सुबह से लेकर के रात 9 बजे तक। सुबह कुछ 7-7:30 बजे पहुँच जाता था और दिन भर भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहता था और सबको आते जाते देखता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि काम कहाँ से आएगा। तो मैं सबको देखता था और मैं अंदर अंदर कभी कभी एक्साइटेड भी होता था, अरे यार ये तो तुलसी है, अरे यार तो ये तो पार्वती है। इवन तो मैं एक्ट कर रहा था कि मैं इंडस्ट्री का ही हूँ, लेकिन अंदर से जो खुशी थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का तो था नहीं, तो इन लोगों को जिनको छोटे पर्दे पे देखा और उनको इतने नज़दीक से देख के इतना एक्साइटमेंट हो रहा था, लेकिन उसको दबाते हुए फिर भी अपना स्ट्रगल जारी रखा, वहाँ बैठा रहता था सुबह से लेकर शाम तक। वॉचमैन को मुझ पे दया आ गई। बेसिकली 17 दिन तक उसने लगातार मुझे एकदम देखा कि मैं सीरियसली वहीं बैठा रहता हूँ। तो एक दिन उन्होंने मुझे मराठी में कहा कि आज मैं आपका काम करा के रहूँगा। अब ये लाइन मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरे को लगा यार कहाँ से ये भगवान आ गए। उन दिनों मैं मराठी समझता नहीं था, लेकिन मैं उनकी फीलिंग को समझ गया कि उनको मुझे लेकर के ना उनके दिल में एक अच्छी फीलिंग है और वो शायद कुछ करना चाहते थे। तो मैंने भी हाथ जोड़ के बोला थैंक यू सर, थैंक यू, आपको कभी नहीं भूलूंगा। उनका नाम था दिनेश नाम था मुझे अभी, दिनेश महात्रे। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, बैठो इधर अमित, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। फिर 2 बजे वो अंदर गए और अंदर से बाहर आए। मैं दौड़ के उनके पास गया और उनसे पूछा कुछ बात बनी? लेकिन उन्होंने अपना सर मायूसी से नीचे किया और धीरे से कहा किसी से बात नहीं हुई। मेरा सपना लगा फिर से टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे भरोसा दिलाया टेंशन मत लो, मैं बार बार जाऊंगा और आज ये श्योर करके रहूँगा कि आपके अंदर मुलाकात हो ही। तो मुझे लगा चलो होप है। और वो बारी बारी 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बार बार गए और आखिरकार 9 बजे जब उनकी शिफ्ट चेंज होने वाली थी, तब वो आखिरी बार अंदर ये बोल करके गए कि देखो साहब मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं अभी हो पाए कि नहीं हो पाए। और वो 9 बजे अंदर गए। मैं भी भगवान का नाम लेकर के बैठा था और 9 बजे कुछ 10-15 मिनट के बाद वो बाहर आए और आकर के मुझे कहा, उन्होंने मुझे क्या कहा वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। उन्होंने जो मुझे कहा उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके अलावा मैंने जो चीज़ अंदर जाकर के झूठ बोली उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे लाइफ में। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। Until then, keep trying hard until you succeed.